जीरो ऑर्डर रिएक्शन ने वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किए। अब देख लो शून्य कोटि में कहाँ तक बताया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक हुआ इसका, के वेग स्थिरांक था ना। कल क्या व्यंजक बताए थे बोलो, याद है तो? बटे ये था वेग स्थिरांक का व्यंजक, यही ना। अब देख लो, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो याद रहेगा किसका व्यंजक है। अब इसकी अर्धायु कोणायु अर्धायु निकालना है। अब लिख लो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु कोणायु निकालना है, अर्धायु। अब अर्धायु किसे कहते हैं, सो इसका डिफिनेशन सुन लो। नहीं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के देख लो, इसमें दो सांद्रण है। ई कौन सांद्रण है, प्रारंभिक की अंतिम, क्योंकि जीरो लगा हुआ है ना। टी बराबर 0 पर बताए थे ना अभिक्रिया का दर, प्रारंभिक वेग, औसत वेग और कौन तात्क्षणिक वेग, 3 गो। तो ये जो है प्रारंभिक सांद्रण का, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का आधा भाग पूरा होने में जो समय लगेगा वो उसकी कोणायु कर रहे हैं। चाहे वह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो कि प्रथम कोटि की द्वितीय कोटि, उसका कितना भाग पूरा होने, 50। आधा भाग मतलब क्या परसेंट, 50% को या आधा भाग को पूरा होने में जो समय लगेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, अर्धायु कहलाएगी। अब पहले ये लिख लो। आधा भाग या क्या परसेंट, 50% भाग पूरा होने में लगा समय। अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। तो उसमें बदल जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कौन भाग, आधा भाग या 50% भाग पूरा होने में लगा समय प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, यहाँ शून्य की जगह क्या हो जाएगा, प्रथम लिख लेगा। अब इसको देख लो सूचित किससे करते हैं, इसका जो सूचक है इसे टी हाफ से सूचित करते हैं। कौन चीज सूचित करते हैं, टी हाफ से सूचित करते हैं। टी हाफ बुझ गया ना, हाफ मतलब क्या, 1/2 आधा। तो उसको भी लिख लेना। ये तो डिफिनेशन हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसका भी अब अर्धायु के लिए क्या हो जाएगा सो देख लो। ये जो टी है इस टी के जगह हम लिखेंगे टी हाफ। किसके लिए, अर्ध आयु के लिए।
अर्धकोटि के लिए क्या अर्धायु के लिए? अर्धायु के आधा समय। अब देख लो टी के जगह समय हो जाएगा टी बराबर क्या? टी हाफ लिख सकते हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रारंभिक सांद्रण का कितना भाग पूरा होगा? आधा भाग। देख लो ये प्रतिकारक का सांद्रण है, इसका कितने भाग? आधा भाग। तो आधा भाग कर दिए, प्रारंभिक सांद्रण का कितने भाग? आधा भाग ही पूरा हुआ है। अब इस दोनों मान का इस अभिक्रिया इस व्यंजक में रख देंगे वेग स्थान को। रख देते हैं। देख लो क्या होगा। के बराबर कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन, इसके जगह अब क्या रखे? आर नॉट बट्टे टी हाफ। टी हाफ है ना जाए, ये कोना कोनी गुना होगा के गुना टी हाफ। अब देख लो ये एक पूरा हो गया कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से आधा घट रहा है तो बचेगा कितना? आधे न बचेगा। ये पूरा है और ये वैसे ले लो 2 एकम 2। यदि नहीं समझ में आता है तो 2 कॉन्सेंट्रेशन कितना? आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितने? आर नॉट। हमको निकालना क्या था? टी हाफ का व्यंजक अर्धायु का के से भाग दे देंगे, इसको घटाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? आर नॉट। इसका 2 छोड़ दिए, नीचे में 2 यही ना जाएगा। नहीं कुछ तो नीचे में एक देख लिख नहीं सकते इसे, तो ऊपर में क्या बचेगा? अब बच्चे नीचे में 2 आई डायरेक्ट भाग दे दे कितना? के। तो यही इसके टी हाफ का व्यंजक है। टी हाफ बराबर कॉन्सेंट्रेशन कितना? आर नॉट बट्टे 2 के। ये किसका व्यंजक हो गया? शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु का व्यंजक हो गया। देख लिया। अब देख लो इसमें ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहता है शून्य कोटि की अर्धायु है, ये कौन सांद्रण है? प्रारंभिक की अंतिम? प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है कि नहीं? निर्भर है या उसका समान? ये तो के कौन चीज है? स्थिरांक। वेग स्थिरांक है ना। पहले इसको लिख लो तब वो लिखते। अब देख लो ये किसके? शून्य कोटि की अभिक्रिया के किसका व्यंजक है? अर्धायु ना। अब देख लो अर्धायु के लिए ये क्या है? स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। तो इसको हम लिख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए देख लो क्या हो जाएगा। कौन कोटि की अभिक्रिया है ये? शून्य कोटि की। तो यहाँ पर लिख देते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की कौन? अर्ध आयु। देख लो किस पर निर्भर करता है? ये कौन सांद्रण है? प्रारंभिक सांद्रण। तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। प्रारंभिक सांद्रण पर क्या करती है? निर्भर करती है। ये तो हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट मतलब प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर नहीं, प्रतिफल पर। ये भी याद रखना है। किस पर? प्रतिकारक। प्रतिकारक है, इसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। ये भी रह सकता है। दूसरा बात ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसमें दिल रहेगा शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। किस कोटि के लिए लिखा है? शून्य कोटि। प्रथम कोटि के ये कौन कोटि है? शून्य कोटि के लिए। अब देख लो दूसरा इसका क्या हो जाएगा? इसी शून्य कोटि में अर्ध आयु समानुपाती होता है। ऊपर में है, नीचे में रहता तो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। ऊपर में क्या है? समानुपाती। किसका समानुपाती? प्रारंभिक सांद्रण। प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण। प्रतिकारक के ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना पड़ेगा। शून्य कोटि की कौन आयु?
प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का सीधा समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह याद रहेगा नहीं। अब इसको भी लिख लो। क्या चौथाई? 3 चौथाई। 3 बटा कितने भाग? 3 बटा 2 की 4, 3 बटे 4। अब देख लो ये क्या कहलाएगा? 3 चौथाई। वो तो हाफ रिएक्शन था, आधा भाग पूरा होने में क्या परसेंट भाग? 50%। ये कितना परसेंट पूछ देगा अब सो देख लो नहीं। ऑब्जेक्टिव बार में आएगा तो डायरेक्ट बना लेना है, इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं। अब देख लो 100% ले लेते, वैसे 75% होता है। 3 चौथाई कितने? 100 गुना 3 बटे कितना? 4। इसको काट दो कितने? 25। 25 दिया तो लिख लेगा। उसमें भी कौन कोटि है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या प्रतिशत भाग पूरा होना? 75% भाग पूरा होने में जो समय लगती है वही शून्य कोटि की 3 चौथाई आयु कहलाती है। कौन सा था? 3 चौथाई हो जाएगा। दशमलव में क्या लिखेंगे इसको? हाँ 0.75। 75% है ना, दोनों लिख देते हैं। अभी देख लो उसमें हाफ था तो हाफ लिख दिए, इसमें 3 बटे 4 लिखेंगे। 3 चौथाई के लिए क्या हो जाएगा? या तो इसको लिखो 3 बटे कितने? 4। ये 3 चौथाई आयु हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हमको मान निकालना है। इसके लिए क्या क्या हो जाएगा सो देख लो। टी के जगह क्या लिखेंगे? यही ना। कौन सा? इसमें आर के जगह क्या लिखेंगे? आर नोट 3 बटे 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन कितने? आर नोट, यही ना। इसको ऐसे लिख दो 3 कॉन्सेंट्रेशन आर बटे कितना? 4। अब देख लो कौन कोटि के लिए निकाल रहे हैं? तो शून्य कोटि से। शून्य कोटि का ना वेग स्थिरांक से। शून्य कोटि के कौन चीज से? वेग स्थिरांक। शून्य कोटि का वेग स्थिरांक क्या है? के बराबर आर नॉट माइनस बटे टी, यही ना। अब देख लो इसमें के बराबर ये कोना कोनी गुना कर लेते हैं, यही ना। कॉन्सेंट्रेशन आर माइनस इसके जगह 3 कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट बटे कितने? 4। डायरेक्ट लिख लिए ये है ना, इसका वैल्यू यही ना हो जाए। और टी के जगह भी लिख लेते हैं डायरेक्ट 3 बटे कितना? 4 हो गया। अब इसको देख लो घटाओ कितना होगा? 4 कम 4 और 3 गया थे। कॉन्सेंट्रेशन कितने? सही है। 4 कम 4 में 3 चल गया तो 1 ही बचेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट बटे कितना? 4। और इसको हम लिख सकते हैं कितना? T3 बाई कितना? 4 बराबर कॉन्सेंट्रेशन बटे 4 नहीं, ये शून्य कोटि की कौन है? 3 चौथाई यही ना। अब इसको लिख लेना। तीन चौथाई आई, ये तो याद रहेगा। कितना चौथाई? 3 चौथाई। ये 3 बटे आई। इससे पहले कौन बताए थे? अर्धाई। 1 बटे 2। दोनों के बीच रिलेशन भी बना सकता है। दोनों के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा। अब इसको मिटा दे। अब देख लो इसका कुछ एग्जाम्पल भी। अभी तक कौन कोटि पढ़ रहा? शून्य कोटि। अब उदाहरण भी लिख लेना। देख लो जो एनसीईआरटी में भी है, पूछता है एग्जाम्पल। NH3 का विघटन। NH3 का नाम अमोनिया। NH3 क्या हो गया? इसका विघटन जो है प्लेटिनम
Pt या सोना की उपस्थिति में N2 प्लस क्या H2 पीछे में क्या लगा दे 2 यहाँ क्या लगा दे इस शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन कोटि के शून्य कोटि इस पर पावर हम 0 लेंगे 2 नहीं लेंगे पावर 2 कितना लेंगे 0। अब देख लो इसका यदि हमको वेग समीकरण लिखना पड़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन के लिख के और NH3 पर पावर कितना लेंगे 0 क्योंकि ये सब प्रायोगिक है। हम पहले बोले थे ऑर्डर ऑफ अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है सैद्धांतिक मान नहीं सिद्ध। ये प्रयोग करने के बाद ही कौन कोटि जबकि होना चाहिए कितना 2 पावर होना चाहिए द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होना चाहिए लेकिन ये कौन कोटि का अभिक्रिया शून्य कोटि का अभिक्रिया कौन अमोनिया का विघटन शून्य कोटि। इसके पीछे अब देखो यदि 2 नंबर में पूछ देगा ये NH3 का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों है तो इसमें देख लो ये तो कॉन्सेंट्रेशन है तो इसमें सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता सांद्रण परिवर्तन नहीं होता इस अभिक्रिया में मात्रा परिवर्तन होता कौन परिवर्तन ये मात्रा परिवर्तन होता लेकिन सांद्रण परिवर्तन जो भी इस टाइप का उदाहरण रहेगा कौन कोटि के लिए शून्य कोटि उसमें स्पष्ट रूप से यदि 2 नंबर में पूछ देगा NH3 का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों है तो लिखेगा NH3 का विघटन में कौन परिवर्तन होता है मात्रा परिवर्तन होता है सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रण परिवर्तन होता तब 1 2 जो भी पावर रहता है वो हम लिख देते हैं ठीक लेकिन इसमें कौन परिवर्तन मात्रा परिवर्तन होती है सांद्रण में कोई परिवर्तन जब सांद्रण परिवर्तन नहीं होगा तो उसका पावर कितने होगा 0 इसीलिए ये कौन कोटि का अभिक्रिया याद रहेगा ना। अब जैसे दूसरा देख लो ये सब याद रखना है पूछ देगा शून्य कोटि का अभिक्रिया का 2 एग्जाम्पल दे 2 नंबर में उस समय भी। अब जैसे देख लो H2 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति किसकी उपस्थिति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाएगा 2HCl ये भी कौन सनलाइट लिख दे इस पर ये भी कौन कोटि का अभिक्रिया शून्य कोटि का अभिक्रिया याद रहेगा। फिर देख लो इसका HI का विघटन H2 और कौन चीज कौन कोटि का अभिक्रिया शून्य कोटि का अभिक्रिया। फिर देख लो N2O का विघटन N2 प्लस O2 ये सब कौन कोटि का अभिक्रिया शून्य ये सब शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है याद रखना पूछ देता है H2 प्लस Cl2 निम्न में से कौन कोटि का अभिक्रिया कौन कोटि शून्य कोटि का अभिक्रिया ये भी ये सब शून्य कोटि क्यों है वो तो बताइए दिए थे किस में परिवर्तन होता है सांद्रण में मात्रा में सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता। अब ये उदाहरण लिख लो अब चलो इसका इकाई याद है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई भूल गया है तुम लोग बताए थे ना 1 सेकेंड पर मैं nवें कोटि के लिए नहीं nवें कोटि के लिए क्या बताए थे मोल पर पावर 1 माइनस लीटर पर सेकेंड यही ना। अब देख लो तो कौन कोटि के लिए अभी हमको जानना है शून्य कोटि के लिए यही ना। इसका ये याद इसीलिए रखेगा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा उस समय। अब तुम कैसे बताएगा ये कौन कोटि का अभिक्रिया है वैसे चलो हम शून्य कोटि समझा देते हैं सब समझ जाएगा। मोल पर पावर कितना 1 माइनस लीटर पर 0 माइनस 1 सेकेंड पर इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड यही ना। श्री राम आई रोशन तुम लोग कुछ कर रहा था हाँ समझाने वक्त ध्यान कहीं और मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड ये याद रहेगा क्या मोल प्रति लीटर और प्रति। अब जैसे देख लो कोई अभिक्रिया पूछ दिया किसी अभिक्रिया में K बराबर देल है या वेग स्थिरांक देल है कौन स्थिरांक वेग स्थिरांक
का मान दिल है 4.27 गुना 10 पर पावर -23 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यह किस कोटि की अभिक्रिया? अब तुम तो सोच में पड़ जाएगा। देख लो, ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 4.27 गुना 10 पर पावर कितने हैं -23 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। कौन कोटि की अभिक्रिया हो? कैसे समझा बात आया? इसके इस मात्रक बात समझा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड किसका होगा? शून्य कोटि का ही होगा, यही ना। इसके जगह यदि प्रति सेकंड आ जाता तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का इकाई प्रति सेकंड ही ना होता, क्योंकि इस दोनों पर तो 0 पावर हो जाता, नहीं प्रति सेकंड हो जाता। अब जैसे देख लो दूसरा भी, यदि इसका मान दिल है 3 गुना 10 पर पावर -3 प्रति सेकंड, तो ये कौन कोटि होगी? प्रथम कोटि होगी, यही ना। और ये कौन कोटि होगी? ये तो पकड़ लेगा स्थिरांक से, इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब देख लो इसी में एक आ जाता है, इसका वेग स्थिरांक इसके बराबर हो जाता है। ध्यान में रहेगा ना, मात्रक से ही पकड़ लेगा। अब देख लो इसमें कौन कोटि था? ये शून्य कोटि। शून्य कोटि में पावर कितना ले लेते हैं? वेग समीकरण एक लिखते हैं, एक के लिख देते हैं, और यहाँ पर प्रति कोई भी प्रतिकारक लेंगे उस पर पावर कितने होना चाहिए? क्यों? कौन कोटि है? शून्य कोटि। बात समझ में आ गया? अब देख लो शून्य कोटि है तो इसमें जो है वेग बराबर हो जाएगा के गुना इसका पावर। शून्य तो एक लिख देंगे, किसी भी चीज पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना? तो वेग बराबर कितना? के। इसको हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। अब देखिए इसका डिफिनेशन ये भी हो सकता है, कौन कोटि के लिए? शून्य कोटि। जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर, जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के, उसको कौन कोटि का अभिक्रिया? ये ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। जो पूछ देगा किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। याद रहेगा नहीं? वो मात्रक वाला बोला जो मिटा दिए थे, नहीं लिखा है तो याद रखना। कोटि का मात्रक मोल प्रति शून्य कोटि की इकाई कितना? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये तो इकाई निकालने में ही पढ़ाए हैं, एन कोटि तक कोई भी, लेकिन फिर इस तो जिसमें ये रहेगा वो समझ जाना कौन कोटि का? शून्य कोटि का। ये तो अब लिख सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी याद रहेगा किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होगा? शून्य कोटि, यही ना। डिफिनेशन में भी प्रयोग कर सकता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है उसको कौन कोटि के? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिख लेना है।